नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और खुश होके कीजिए, ठीक है ना। ओके। और किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे कमेंट, व्हाट्सएप या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। ओके जी, चलो अब हम अपने अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स क्लास में हमने अभी तक जो कंप्लीट कर लिया है, पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने गुडविल कंसेप्ट तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब गुडविल के वैल्यूएशन के तरीके और गुडविल का कैसा ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में कवर करा लिया है। ओके बच्चा लोग, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज सीक्वेंस से वीडियोस देखिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, कंसेप्ट हमारे हो गए। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फाइंड आउट करके रखे हैं कि जो आपको एक पूरा डिटेल नॉलेज देंगे। ये इलस्ट्रेशंस में से मैंने फाइंड आउट करे हैं, जो आपके एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस है उसमें से। एंड देन जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो आपको फुल कंप्लीट नॉलेज देंगे। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं, और उसमें भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आ जाओ। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा और इसे सॉल्व करते हैं। ओके, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ना, वो कितना लेना है ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। साफ साफ दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल। एक हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, तो प्रॉफिट क्या दिया है, हमें वेटेड एवरेज करना है प्रॉफिट का। देखो साफ साफ लिखा है, एवरेज करना है, पर कैसा एवरेज करना है, वेटेड एवरेज। कितने सालों का, लास्ट 4 ईयर्स का, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स कितने हैं, 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000, ठीक है। 12, 13, 14, 15 4 साल के प्रॉफिट्स दिए। वेट इन्हें क्या देना है, 1, 2, 3, 4 इन्हें वेट्स देना है, ठीक है। आपको अब ये वाली इंफॉर्मेशन दी है। 1 सितंबर 2014 के दिन अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹6,000। 6,000 का प्लांट रिपेयर का खर्चा हुआ था। कब, 2014 में 1 सितंबर को। विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू में चार्ज करना मतलब उसे पीएनडल में चार्ज कर दिया था। 1 सितंबर 2014 में एक मेजर प्लांट इन्होंने मशीनरी बेसिकली को रिपेयर करवाया था, जिसके लिए उन्होंने कितने खर्चा किया, 6,000, और इन्होंने इस खर्चे को पीएनडल में लेकर गए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके गए, रेवेन्यू में चार्ज किया है, ठीक है। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। अच्छा, लेकिन हमें इसको, ये जो इन्होंने प्लांट एंड रिपेयर में, मतलब ये लोग जो रिपेयर में लेके गए हैं, रेवेन्यू में लेके गए हैं, इसे एक्चुअली में गुडविल कैलकुलेशन के लिए कैपिटलाइज करना है। क्या मतलब है, हमें क्या करना होता है, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो, सॉल्व तो 2 मिनट में हो जाएगा। गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, राइट। गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, और एवरेज प्रॉफिट हम क्या निकालते हैं, जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने आप लोग को बताया था फ्यूचर में होने वाली जो भी चीज है, कि ये चीज फ्यूचर में होगी या ये चीज फ्यूचर में नहीं होगी, या आपने प्रीवियस प्रॉफिट निकालते टाइम पे कोई गलती करी है तो उसे भी हमें सुधारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो गलती आप फ्यूचर में थोड़ी ना करोगे। फ्यूचर का तो हमें सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना गुडविल कैलकुलेशन के लिए। भाई आखिर इसी के बेसिस पे सामने वाला न्यू पार्टनर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल देता है। तो गुडविल कैलकुलेट करते टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम ये जो प्रॉफिट ले रहे हैं हमें सही प्रॉफिट लेना पड़ता है,
ताकि 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 फ्यूचर का सही प्रॉफिट निकल कर आए, ठीक है। और अगर गुडविल कैलकुलेशन में प्रॉफिट में कुछ चेंजेस करने हैं, एक तो फ्यूचर का ध्यान में रख के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है कि हम ले तो पास्ट ईयर प्रॉफिट का एवरेज रहे हैं, पर उनमें कुछ चेंजेस करेंगे हम जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करें, अगर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो, ठीक है। साथ में अगर इन प्रॉफिट में कुछ चेंजेस करना है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है चेंजेस करना है, फॉर व्हाट, ताकि गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें जो प्रॉफिट लेना है उसके लिए इन दिए गए प्रॉफिट्स में हमें चेंज करना है। अगर ऐसा दिया है तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से साफ लिखा है, गुडविल कैलकुलेशन के लिए इस सम को कैपिटलाइज करना है, मतलब एक्चुअली में ये सम एज एन असेट दिखना चाहिए था। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, हमें इसे असेट दिखाना चाहिए था, हमें इसे P&L में नहीं ले जाना चाहिए था। तो अब गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें सही चीज करनी पड़ेगी, साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ये भी दिया हुआ है कि अब अगर आप असेट में ले जाओगे तो इस पे 10% से आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2400 से ओवर वैल्यूड है। आपने ज्यादा वैल्यू करके दिखा दिया है जबकि इतनी वैल्यू उसकी नहीं थी, आपने गलत दिखा दिया है। तो आप जब इन पास्ट प्रॉफिट्स को लोगे तो उनको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, बिकॉज ये पास्ट प्रॉफिट्स का ही एवरेज रिप्रेजेंटेशन है फ्यूचर प्रॉफिट का, और वो प्रॉफिट निकलना बहुत जरूरी है, उसका सही निकलना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो गुडविल कैलकुलेट करके देगा और गुडविल के बेस पे ही हमें प्रीमियम मिलता है ना। तो इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये पास्ट ईयर प्रॉफिट्स ले रहे हैं हम, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, तो इसलिए इनको सही करना पड़ेगा। इसके बाद टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, मतलब आप गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो पास्ट ईयर प्रॉफिट ले रहे हो तो उन प्रॉफिट में आपको 4800 का खर्चा डालना पड़ेगा। किस लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगी, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। तो देखो पहले मैं इसका क्रक्स दूं, क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। क्रक्स ये है, गुडविल कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास प्रॉफिट्स हमें ला रहे हैं उन्हें हमें रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। रेक्टिफाई मतलब अगर साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि पास्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पे ये गलती हो गई है तो उस गलती को हमें सही करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो वो गलती बार बार थोड़ी ना होगी, इसलिए गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। साथ में फ्यूचर का कोई चेंज है तो उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट का मतलब अगर वो बोल रहे कि फ्यूचर में अब ये नया खर्चा होने वाला है या फ्यूचर में ये खर्चा नहीं होने वाला है तो इन सबका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपको पास्ट में कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, मतलब मैम पास्ट में आपकी फैक्ट्री में आग लग गई थी जिसकी वजह से आपको 10,000 का खर्चा हो गया, जिस वजह से उस साल का प्रॉफिट आपका कम आ रहा है, लेकिन हम तो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स का एवरेज लेते हैं, पर हमें ध्यान में ये रखना है कि हम फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब बाबा क्या 10,000 हर साल आग लगेगी क्या, मतलब फ्यूचर में आग लगने वाली है कि नहीं, इसलिए उस प्रॉफिट को सही करो, मतलब फ्यूचर के चेंज से उसको सही करो, 10,000 से अपना प्रॉफिट बढ़ाओ, क्योंकि हम एवरेज किस चीज का ले रहे हैं, इन पास्ट ईयर प्रॉफिट्स का ही ले रहे हैं, तो इनको सही करो ताकि ये सही रिप्रेजेंटेशन दे, किसका, फ्यूचर प्रॉफिट का सही रिप्रेजेंटेशन ये दे, क्योंकि उसी के बेस पे गुडविल निकल रही है, ठीक है। तो अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में कोई गलती की हुई है तो उसे रेक्टिफाई करो, फ्यूचर चेंज का कोई एडजस्टमेंट करना है उसे हमें करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में साफ साफ दी है कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी करना ही पड़ेगा। मैं आपको पूरा 360 डिग्री इसको समझाती हूँ,
ठीक है, पूरा 360 डिग्री मैंने समझा दिया कि पास्ट प्रॉफिट्स में कोई गलती दी है ऐसा दिया है क्वेश्चन में, तो उन्हें सही करना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है। अगर फ्यूचर की कोई चेंज होने वाला है कि फ्यूचर में ये खर्चा नहीं लगने वाला है या फ्यूचर में ये खर्चा लगने वाला है, तो उसका एडजस्टमेंट भी हम करेंगे ही करेंगे। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए इन प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट हमें करना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। ठीक है, ओके जी, ओके। बट क्यों करते हैं हम ऐसे एडजस्टमेंट्स? बिकॉज इसका लॉजिक है, क्योंकि ये पास्ट ईयर का प्रॉफिट ले रहे हो आप, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो इससे फ्यूचर प्रॉफिट का कि ये ऐसा ही लगभग प्रॉफिट हमें फ्यूचर में होने वाला है, तो इसको सही तो करना पड़ेगा ना, ताकि ये सही रिप्रेजेंटेशन दे हमारे फ्यूचर प्रॉफिट का। क्योंकि गलती आप फ्यूचर में भी थोड़ी ना करोगे, यहाँ जो खर्चा आज लग गया जो हर बार नहीं लगना है, तो भाई वो फ्यूचर में नहीं लगेगा ना। यहाँ ऐसा कोई खर्चा है जो फ्यूचर में लगने वाला है तो लगेगा, तो हमें सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दैट प्रॉफिट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो इन तीनों का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। ये मैंने आपको बात बहुत अच्छे से समझा दी। अब बस क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब पहले हम सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को जॉट डाउन कर लेते हैं। ब्लैक पेन से नहीं, रेड पेन से सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 2012, 2013, 2014, 2015 कितना कितना प्रॉफिट है जी? 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। वेट तो पहले बाद में, पहले जो करेक्शन करने हैं वो तो करें। सितंबर 14, अब देखो इसमें ना कैलेंडर ईयर इज योर ईयर, कैसे पता? देखो 12, 13, 14, 15 ऐसे आ रहा है ना, ये कैलेंडर ईयर में ही होता है। फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल टू मार्च है वो तो 12 से 13 दिया होता, क्योंकि जैसे उसमें ईयर स्टार्ट होता है ना तो चेंज हो जाता है। जैसे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 ईयर चेंज हो जाता है उसमें, कैलेंडर ईयर में नहीं होता। जैन 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक रहता है ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कैलेंडर ईयर है। 12, 13, 14, 15 मतलब ये जैन टू दिसंबर वाले ईयर है। कैसा है ये? जैन टू दिसंबर वाले ईयर है। ठीक है, ओके। अब देखो 1 सितंबर 2014 में 6,000 रुपए का खर्चा हुआ है। ठीक है बाबा, हुआ है 6,000 रुपए का खर्चा। अब वो बोल रहे हैं कि इस खर्चे को कैपिटलाइज करना है, मतलब इसे असेट मानना चाहिए था, रिपेयर में नहीं ले जाना चाहिए था। मतलब आपने P&L में इसको एज एन एक्सपेंस डेबिट किया होगा, तो जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया है। प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 6,000 रिपेयर के हमने ऐड कर दी, क्योंकि 2014 का प्रॉफिट 6,000 से कम हो गया था एज रिपेयर का खर्चा डाल के, उसे बढ़ाना पड़ेगा तो ऐड कर दिए 6,000। ठीक है, लेकिन ये 6,000 रुपए कैपिटलाइज जरूर होंगे, असेट में चले गए। असेट में चले गए तो इस पर डेप्रिसिएशन लगना है, ये भी दिया हुआ है 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो अब 2014 में आपने 1 सितंबर को ये खर्चा किया है, तो 2014 में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? सितंबर, अक्टूबर, 1 सितंबर को किया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का 6,000 पे 10% के रेट से 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ओके। इसको मैं नीचे सॉल्व कर लेती हूँ, ओके, नोट बनाकर। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन 6,000 पे 10% फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, कितना होगा? सितंबर, अक्टूबर, हाँ 600 डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये 200 आ जाएगा। हाँ जी, ये 200 आ गया ना। ठीक है, ओके। अब 200 तो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन जी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो अगर वो एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट को कम करेगा, तो यहाँ 200 कम। ओके, अब 2014 से शुरुआत हुई है, 2015 में भी तो ये असेट है, मतलब इसका डेप्रिसिएशन 2015 में भी लगाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट कैसा लेना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब आपने 6,000 में से 200 का डेप्रिसिएशन तो ले लिया, असेट बचा कितने का? असेट का बैलेंस कितना बचा? 5,800। अब इस बार इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 580। तो 580 एज एन एक्सपेंस 2015 के प्रॉफिट में से कम होना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस।
तो इस साल 580 रिड्यूस करें। ठीक है, हम चीजों को सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? साफ साफ दिया है कि गुडविल वैल्यूएशन के लिए ये चीज करनी है, मतलब गुडविल वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट को सही लेना है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6000 का खर्चा जो हमने खर्चे में डाला था वो अब खर्चा है ही नहीं, तो वो एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो रहा था, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, हमने प्लस 6000 किया, लेकिन डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस हमें मानना है। तो 6000 पे 10% के रेट से 2014 में 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 2014 का सही प्रॉफिट क्या हुआ? 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200। और ये असेट क्योंकि हमें हर साल के प्रॉफिट्स को सही निकालना है, क्योंकि इन्हीं का एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट देगा। ठीक है, ओके जी। सारे साल के प्रॉफिट्स का महत्व है, क्यों? क्योंकि हर साल के प्रॉफिट को ही आप एवरेज करके फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हो, इसीलिए 2014 का सही हो गया। अब 2015 में भी तो ये असेट है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, साफ दिया है क्वेश्चन में। अब 6000 में 200 का डेप्रिसिएशन तो लग गया, कितने का असेट बचा? 5800 का। अब इस 5800 पे हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या आएगा जी? 580 आएगा। क्या आएगा? 580। तो हमने 580 इसमें से माइनस करा, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे एज एन एक्सपेंस। अभी और चीजें भी हैं बच्चा, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है ना। अब देखो साफ दिया हुआ है 2013 में क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ओवर वैल्यू था। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू से होता क्या है बताओ मुझे? प्रॉफिट बढ़ जाता है। कैसे मैम? क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आता है, तो जितनी ज्यादा होती है क्रेडिट साइड उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने 2400 से ज्यादा दिखा रखा है, बिकॉज आपने अपनी क्रेडिट साइड को 2400 से ज्यादा दिखा रहा है, आपका प्रॉफिट 2400 से ज्यादा आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। राइट राइट, ठीक है ना, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कम्स इन दी क्रेडिट साइड ऑफ P&L। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 2013 का, इसमें से 2400 कम करना पड़ेगा। ये हो गया कम। ठीक है, ओके। अब एक और चीज लिखी है, पहले तो उसको देखो। अब जो जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है 2013, ध्यान से 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक, है कि नहीं? बन गया। ये सारी बातों का ध्यान में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसे लिया है। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे डाउट बिल्कुल 100% पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो चलो 2014 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक P&L की कौन सी साइड पे आता है बच्चा, मुझे बताना तो। ओपनिंग स्टॉक P&L की डेबिट साइड पे आता है कि नहीं? ओपनिंग स्टॉक P&L की डेबिट साइड पे आता है ना? राइट, तो डेबिट साइड अगर ज्यादा हो, 1 सेकेंड, अगर, कम बैक टू द क्लास प्लीज, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है। राइट, डेबिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है। अब जो जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना, मतलब 2014 में ओपनिंग स्टॉक 2400 से ज्यादा आ रहा है। अगर वो 2400 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट 2400 से कम हो गया। 2014 में का जो प्रॉफिट है वो 2400 से कम हो गया, उसे बढ़ाना पड़ेगा। 2400 से बढ़ा दिया, डन, ट्रीटमेंट खत्म। ठीक है, अब थर्ड ट्रीटमेंट है। 3 ट्रीटमेंट दिए हुए है ना इसमें। मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, 4800 का चार्ज हमें लगाना पड़ेगा गुडविल वैल्यूएशन के लिए, मतलब फ्यूचर में 4800 का चार्ज होने वाला है, तो हर साल के प्रॉफिट में से 4800 एज एन एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, ताकि हर साल का प्रॉफिट उस 4800 को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इन 4 साल के प्रॉफिट का ही एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए हर साल के प्रॉफिट में से इस खर्चे को हटाना पड़ेगा। हर साल के प्रॉफिट में से क्यों? क्योंकि ये हर साल का प्रॉफिट एवरेज बन के फ्यूचर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से ये 4800 की मैनेजमेंट कॉस्ट फ्यूचर में होने वाली है, तो उसे हर साल के प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा। इट इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, हटाओ 4800।
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको पूरा कवर करा रही हूँ बड़े अच्छे से। ठीक है, ओके, फटाफट हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। फटाफट 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 2 मिनट में रिकैप कराते हैं, ध्यान से। 6000 का खर्चा है 2014 में, आपने एक्सपेंस डाला है, एक्सपेंस नहीं डालना है, हमें उसे एज एन असेट दिखाना है। एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हुआ होगा, बढ़ा दो, 6000 रुपए बढ़ाए हैं, ठीक है, दिख रहे हैं 2014 में 6000 रुपए बढ़ाए हुए, सबको दिख रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसे असेट डाला तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन होता है खर्चा। कैसे चार्ज करना है? 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ओके जी। अब 2014 में तो सिर्फ 4 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जैन टू दिसंबर वाला ईयर है, ठीक है। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन 6000 पे हमने चार्ज किया, आगे 200 रुपए, 200 एक्सपेंस है, माइनस करे, ठीक है। अब लेकिन ये असेट अगले साल भी तो जाएगा, मतलब 2015 में भी, और 2015 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, पर असेट बचाई कितने का है? 5800, बिकॉज डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है, WDV पे लगाना है। तो 6000 में से 200 माइनस के 5800 का असेट बचा, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, मतलब 580 माइनस करा, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट फटाफट, उसके बाद 2013 में क्लोजिंग स्टॉक को 2400 से ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा दिखा रखा है, तो क्या दिक्कत है? क्लोजिंग स्टॉक P&L की क्रेडिट साइड में आता है, तो 2400 ज्यादा दिखाने की वजह से आपका प्रॉफिट 2400 से ज्यादा आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए 2013 में 2400 से प्रॉफिट को कम कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 का बनेगा ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी 2400 से ज्यादा है, और ओपनिंग स्टॉक P&L की डेबिट साइड आता है, और डेबिट साइड ज्यादा होने से प्रॉफिट हो जाता है कम, मतलब 2014 में 2400 से प्रॉफिट कम है, तो हमें सही करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2400 से प्रॉफिट ऐड कर दिया, खत्म। इसके बाद 4800 की एक मैनेजमेंट कॉस्ट है जो फ्यूचर में लगने वाली है, तो वो एक्सपेंस फ्यूचर में होने वाला है, और ये 12, 13, 14, 15 ये चारों ही साल का एवरेज रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट को। तो इन चारों ही साल में उस खर्चे को हटाना पड़ेगा ताकि ये चारों साल का सही प्रॉफिट निकले, मतलब ये चारों साल का प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इन्हीं का एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट निकलेगा। तो खर्चा है मतलब माइनस, तो हर साल 4800 कर दिए माइनस, सिंपल। अब बस निकाल दो प्रॉफिट। अब सही प्रॉफिट कितना है? 2200 माइनस 4800। मेरे साथ साथ सब लोग करो फटाफट, मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2200 माइनस 4800, ये आ गया 15400, ठीक है जी। ये 24800 माइनस 2400 और माइनस 4800, ठीक है, ये आ गया 17600। ओके, ये 20000 प्लस 6000 माइनस 200, ठीक है, प्लस 2400 माइनस 4800, ये जी आ गया 23400, ठीक है। ये 30000 माइनस 580 और माइनस 4800, ये जी आ गया 24620, डन। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ओके जी, ओके। सेकंड टेबल यहां बना रही हूं मैं, सब लोग ध्यान से देना, कलर डिफरेंट यूज कर लिया मैंने। यहाँ प्रॉफिट लिखूंगी मैं या उनका वेट्स लिखूंगी मैं, ठीक है। कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है मेरा, ठीक है। सेकेंड ईयर का आ रहा है 17,600, थर्ड ईयर का आ रहा है 23,400, फोर्थ ईयर का आ रहा है 24,620, फर्स्ट ईयर का भी बताती हूँ, टेंशन मत लो, 15,400। बस हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाओ, सबको विजिबल है? पहले मैं एक बार ये देख लूं, ठीक है। 1 2 3 4 यही वेट्स देने, ठीक है, इंटू कर दो, प्रॉफिट इंटू वेट, वेटेड एवरेज ऐसे ही तो होता है, वेट से मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट का, 15,400, 17,600 इंटू 2, 35,200, 23,400 इंटू 3, 7,200। ये वेट मैं कैसे करूं? मैं वेटेड एवरेज समझाते वक्त बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, किसी को इसमें दिक्कत है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। 24620 इंटू 4, 9488। और डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है,
मैं बैठी ही इसलिए हूँ ताकि मैं आपके डाउट्स को आंसर कर सकूं। तो आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट भी आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे जो मैंने नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके, ये आ गया। बस अब इसका टोटल करेंगे 15,400 प्लस 35,200 प्लस 70,200 प्लस 98,480। ओके जी, ये कितना हो गया? 219280, ठीक है। एक बार रीचेक कर लू। 15,400, 17,600 इंटू 2, 35,200, 23,400 इंटू 3, 70,200 इंटू 4। यस, राइट। 21980। अब ये वेट्स का टोटल करो, ये तो 10 आ जाएगा शायद। 2 और 1 3 3 6 4 10। यस, अब आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 219,280 डिवाइड बाय 10, दैट कम्स टू 21928, ठीक है ना। और हमें गुडविल कैसे निकालनी है? वेटेड एवरेज ही करना है, मतलब एवरेज मेथड ही करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए थे 3 साल। बस अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, so that comes to 21928 into 3, 65784। That's it. यस, सबसे पहले हमने करेक्ट प्रॉफिट्स निकाले, हमें वेटेड एवरेज करना है। तो वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? प्रॉफिट इनटू वेट्स, फिर देन द टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल वेट। हमने करा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। और एवरेज प्रॉफिट मेथड होता ही क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिए हैं तो गुडविल आ गई 65784। ओके, इसमें साफ साफ नंबर ऑफ परचेज दिए हैं और एवरेज वेटेड एवरेज करना है, ये भी दिया है। एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो बच्चा लोग, साफ दिया है, वेटेड एवरेज करना है लास्ट 4 ईयर्स का और नंबर ऑफ परचेज 3 दिए हैं। डन। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। किसी को भी दिक्कत है थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, मतलब डाउट तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। पूरा डिटेल में समझना है तो दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें प्रॉफिट का एडजस्टमेंट इन्वॉल्व था। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ते हैं। आप सबको विजिबल है बच्चा लोग? ओके, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अन्नू एंड बेनू इज 1 लाख। मतलब द कैपिटल ऑफ द फर्म, इसमें ऐसा नहीं लिखा द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अन्नू एंड बेनू ईच, ये नहीं लिखा, ईच ये नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि अन्नू एंड बेनू जो इस फर्म के पार्टनर्स हैं, उस फर्म की कैपिटल 1 लाख है, दैट इज टोटल कैपिटल 1 लाख है। ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। द कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल, तो पूरी फर्म की कैपिटल। अब इसमें अन्नू की कितनी है और बेनू की कितनी है नहीं पता, अन्नू एंड बेनू की कैपिटल ईच कितनी है नहीं पता, पूरे फर्म की कैपिटल तो पार्टनर से ही बनती है, तो पूरी कैपिटल है कितनी? 1 लाख की, ठीक है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इसका क्या मतलब है कि ये पैसा कहीं और लगाएं तो 15% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 6,000। हर साल 6,000 रुपए की सैलरी पार्टनर्स को देते हैं ईच। इधर लिखा है ना, मतलब अन्नू को भी 6,000 देते हैं और बेनू को भी 6,000 देते हैं एनुअल सैलरी, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स 30, 36 एंड 42, ठीक है। 3 साल के प्रॉफिट दिए। हमें कैसे गुडविल को वैल्यू करना है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। 2 ईयर मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिए हैं, ठीक है। एवरेज कितने सालों का करना है? पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का करना है। कैसा एवरेज करना है? जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम हमेशा मानते हैं सिंपल एवरेज। अगर वेटेड एवरेज करवाना होगा तो क्वेश्चन में सिंपल साफ साफ दिया होगा, लेकिन एवरेज करना है सुपर प्रॉफिट का, और सुपर प्रॉफिट का एवरेज मतलब
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होते हैं सुपर प्रॉफिट। इसका एवरेज करना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज और नॉर्मल दोनों प्रॉफिट चाहिए, है ना। अब हमारा एक्चुअली में जो प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान से देखना, एक्चुअली में जो तीनों सालों का प्रॉफिट है वो दिया है लास्ट 3 इयर्स का 30, 36 एंड 42। ठीक है, आ जाओ इधर। आप तो बोलोगे मैम ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, आपने लिया क्यों है? अभी पता चल जाएगा। इजी है लेकिन थोड़ा सा ना बहुत अटपटा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, 30,000, 36,000 एंड 42,000। ओके जी, ये प्रॉफिट तो आ गया। इसका एवरेज देखो, सीधा प्रॉफिट का एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम कर देंगे तब भी सुपर प्रॉफिट एवरेज हो जाएगा। कैसे? देखो देखो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर साल सेम रहेगा, राइट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने मतलब क्या बताया था, जो बिना गुडविल के एक फर्म जितना कैपिटल लगाकर नॉर्मली कमा लेती है, वो नॉर्मली जितना कैपिटल लगाकर हर पार्टनर जितना कमा पाएगा, हर फर्म कमा पाएगी बिना गुडविल के, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो तो हर साल सेम रहेगा, 1, 2, 3 हर साल सेम। तो आप उसमें से सुपर प्रॉफिट हर साल का निकालो और फिर एवरेज करो, तब भी सेम आंसर आएगा। और आप प्रॉफिट का एवरेज कर दो, पहले ये जो 3 साल के प्रॉफिट है उसका एवरेज कर दो, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, तब भी वो एवरेज सुपर प्रॉफिट सेम आएगा। करके भी देख लेते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। सबसे पहले ये प्रॉफिट्स तो दिए हैं, इधर गेम में जो ट्विस्ट है वो है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पता है इसके लिए क्या किया है? देखो ध्यान से, इसके लिए क्या है, बिना गुडविल के क्या प्रॉफिट हो रहा है भाई, कैपिटल कितनी लगी हुई है, 1 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया इसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माना जाता है, कि मार्केट में 15% का रेट चल रहा है, मतलब कोई भी जितना कैपिटल लगाता है तो उसका 15% कमा लेता है। तो अन्नू और बेनू ने मिलाकर कितनी कैपिटल लगाई है, 1 लाख की, तो वो कितना कमा लेते हैं, 15%, मतलब 15,000। ठीक है, लेकिन सिर्फ 15,000 नहीं कमा रहे, वो अपनी 1 लाख की कैपिटल लगाकर उनको सैलरी भी मिल रही है 6,000 की। समझ में आया? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जितना मैं पैसे लगाऊं उसके बाद मुझे क्या क्या मिलेगा, अगर मेरी कोई गुडविल नहीं भी हो तो भी, मतलब एक नया बिजनेस भी इतना तो कमाई लेगा। ठीक है, ओके, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इनकी टोटल कैपिटल 1 लाख की लगी हुई है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, मतलब 1 लाख की कैपिटल पे 15% का रिटर्न तो मिलता ही है। 1 लाख की कैपिटल पे 15% का रिटर्न, मतलब 15,000 मिले दोनों को, अन्नू एंड बेनू को मिला के 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे मिलाकर, क्योंकि दोनों की इंडिविजुअल कैपिटल हमें नहीं दी हुई है, अन्नू की कितनी और बेनू की कितनी हमें नहीं पता, तो 15,000 तो मिलेंगे ही। ठीक है, साथ ही इन दोनों को सैलरी मिल रही है, दोनों को 6,000, अन्नू को भी 6,000 और बेनू को भी लिखा है सैलरी ईच, मतलब दोनों को मिलाकर कितनी सैलरी मिली, 12,000। तो कितना हो गया ये, 15 और 15 30 होता है ना, 27,000 हो गया ये। मतलब अन्नू और बेनू मिलाकर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो उनको 27,000 तो मिल ही जाएंगे, 27,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट उन्हें मिल ही जाएगा, एक सैलरी और एक कैपिटल का इंटरेस्ट के फॉर्म में। कैपिटल इंटरेस्ट का मतलब 1 लाख लगा के 15,000 तो प्रॉफिट के रूप में कमाई लेते हैं, और सैलरी भी मिलती है। इसका क्रक्स में मतलब क्या है कि अन्नू एंड बेनू अगर 1 लाख की कैपिटल लगाएंगे तो बिना गुडविल के भी उन्हें 27,000 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन उनकी गुडविल है वही तो हमें निकालनी है, तो ये 3 साल का जो प्रॉफिट दिया है हमें इसका एवरेज करना है। ठीक है, कि बाबा पिछले पास्ट 3 इयर्स में इस अन्नू एंड बेनू की फर्म का ये प्रॉफिट रहा है, तो उसका एवरेज करके हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में इनको क्या प्रॉफिट होगा।
फ्यूचर में इनको क्या प्रॉफिट होगा। हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज कर। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम कर देते हैं। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम चेंजेस के लिए कुछ है ही नहीं, एवरेज करो। और कुछ दिया नहीं है कैसा एवरेज, तो सिंपल एवरेज करेंगे, ठीक है। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सिंपल 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाय 3। बताओ सब क्या आंसर आ रहा है। अभी कमेंट करो सबके सब, फटाफट कमेंट करो। जब मैं बाद में वीडियो चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा ना किस किसने कमेंट किया है, मतलब किस किसने आंसर निकाला है। 36,000, द एवरेज इज कमिंग टू बी 36,000। यस, ओके। तो व्हाट डज दैट मीन कि अन्नू और बेनू वाली जो ये फर्म है, ये फ्यूचर में कितना कमाएगी, 36,000। और नॉर्मली जितना इसने पैसा लगा रखा है उस हिसाब से इसे कितना कमाना चाहिए था, जो सब कमा रहे हैं। जितना पैसा इन्होंने 1 लाख का पैसा लगा रखा है उस हिसाब से ये इन्हें कितना कमाना चाहिए था, जो सब कमा रहे हैं 27,000, मतलब 27 और 39,000। मतलब बाप रे, ये 9,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। ये है इनका सुपर प्रॉफिट। 9,000 रुपए ये ज्यादा कमा रहे हैं, और ये ज्यादा कब तक कमाएंगे, अगले 2 साल तक। तो यही तो है इनकी गुडविल। आज कोई भी पार्टनर बनने आएगा तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ओ भाई अगर तू आज नया बिजनेस खोलेगा ना तो तू कमाएगा 27,000, हम कमाएंगे 36,000। 9,000 ज्यादा कमाएंगे, और कितने साल तक तुझसे ज्यादा कमाएंगे, अगले 2 साल तक। तो भाई 18,000 रुपए हमारी गुडविल है। हम तेरे से उसके आज तू हमसे खरीदने जा रहा है तो जो चीज खरीद रहा है उसका उतना दाम तो तू देगा। तू हमसे 1/3 शेयर मांग रहा है, मान लो नया पार्टनर 1/3 शेयर मांगी, तो तू हमसे 1/3 शेयर मांग रहा है, तो भाई 1/3 शेयर के बदले में तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हमारी कीमत गुडविल की 18,000 है। गुडविल के पैसे कौन देगा, जैसे तू बाकी सारे असेट के पैसे देता है, कैसे, कैपिटल के फॉर्म में। तेरे को गुडविल तो बुक्स में असेट की तरह दिख नहीं सकती है, तो तेरे को उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे हमें, और वो ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई है। तो पहले गुडविल निकालो, निकाल भी की, 18,000 की गुडविल है। कैसे, सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दिया है ना, तो इसमें ना बच्चे सैलरी लेना भूल जाते हैं, दैट इज द ट्विस्टिंग पॉइंट। तो फिर पूरा नॉर्मल प्रॉफिट गलत आ जाएगा। तो इसे हमें याद रखना है कि अगर वो 1 लाख की कैपिटल लगाए तो 15% का रिटर्न तो उन्हें मिलेगा ही, मतलब 15,000। साथ में 6,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी, तो 12,000, तो 27,000। ओके, अब ये क्वेश्चन का एजम्पशन ही है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में आएगा, देखो हम बोल सकते थे मैम कि सिर्फ 15% का ही रिटर्न नॉर्मली मिलेगा, सिर्फ वो लेना चाहिए ना, सैलरी क्यों ले रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना हर किसी को सैलरी मिलेगी। लेकिन ये क्वेश्चन का एजम्पशन ही है, ये एजम्पशन है इस क्वेश्चन का कि भाई 1 लाख रुपए का नॉर्मली सबको 15% का रिटर्न तो मिलता ही है, मतलब जो भी लगाएगा उसको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, साथ में उन्हें 6,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी, तो मतलब 27,000 बिना गुडविल के भी कमा लेंगे। ये एजम्पशन है, सैलरी वाला पॉइंट लेना क्वेश्चन का ही एजम्पशन है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मानोगे कि जो भी होगा उसको 1 लाख का कैपिटल कोई भी लगाएगा तो उसको भाई 15,000 तो मिल ही जाएंगे, साथ में उसको 12,000 रुपए भी मिलेंगे, क्योंकि 2 पार्टनर्स है तो 12,000 रुपए मिल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट 27,000 का है, तभी तो 12,000 रुपए बांट पाएंगे ना वो। समझो 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 समझो, ध्यान से समझो, हमने 12,000 क्यों लिए हैं, आपको पता है प्रॉफिट में से ही सैलरी कम होती है, मतलब 27,000 का प्रॉफिट आएगा तभी तो 12,000 रुपए सैलरी बांट पाओगे ना, है ना। इसीलिए कोई भी आज अगर इस बिजनेस में आया, अगर उसकी गुडविल नहीं है, उसने 1 लाख लगाए तो उसको 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 12,000 भी मिलेंगे, मतलब वो 27,000 का प्रॉफिट कमा सकता है। कैसे पता, क्योंकि 12,000 सैलरी बांटने के लिए इतना कमाना तो पड़ेगा, तभी तो बांट पाए हैं वो। दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 27,000, क्योंकि ये अन्नू और बेनू को भी 12,000 की सैलरी भी मिल रही है,
12,000 की सैलरी भी इन लोगों को मिल रही है और साथ में कैपिटल का रेट जो मतलब नॉर्मली 15% तो सब कमा ही लेते हैं वो भी है। तो मतलब कोई भी नया बिजनेस भी 27,000 तो कमा ही लेगा, लेकिन ये कमा रहे हैं 36,000। ये एवरेज निकाला ना मैंने, मतलब ये 9,000 ज्यादा कमा रहे हैं और अगले 2 साल तक 9,000 ज्यादा कमाएंगे। दैट मीन्स 18,000 रुपए इनकी गुडविल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। डन। तो इसमें ये सैलरी वाला पॉइंट लेना था, इसलिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग था, इसलिए मैंने इसे लिया। और फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा प्रॉफिट एडजस्टमेंट ही था। ओके ओके, तो बाकी के क्वेश्चन तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट आता है, आपको पता है, आप मुझे बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं, जो भी ऑल्टरनेट आपके लिए सूटेबल हो उस ऑल्टरनेट से। ओके बच्चा लोग, ठीक है। एंड जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो, ताकि आप जैसा हर बच्चा इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। एंड आई विल ऑल्सो गेट एन व्हाट टू से, एक वो रहता है ना कि एक, हाँ, कि एक एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन कि हाँ बच्चे दे आर लाइकिंग माय क्लास, उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।